रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोमोटिव का लेसन प्लान नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग अभी लेट आए हैं, और लेट आने की वजह से हमारा काफ़ी हद तक क्लास में टाइम जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए अगर फ़र्ज़ करें कोई और स्टूडेंट जिसको ये क्लीज़ क्लियर ना हुई हो वो भी इसको देख सकते हैं। तो जस्ट एक छोटे से कॉज के लिए तो हम अपना ऑटोमोटिव का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। ऑटोमोटिव का लेक्चर लेसन प्लान नंबर 1 है जी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं जी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक्स। तो इसमें हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या होती है जी, इलेक्ट्रिकली जनरेटेड कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। मेन हमारा एम क्या है इसके अंदर कि हमें इंजन को कंट्रोल करना है। तो पहली चीज़ क्या है जी, इलेक्ट्रिकली जनरेटेड कंपोनेंट्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, जिनका काम जिनसे हमने एम क्या लेना है जी, हमारा इंजन कंट्रोल हो सके। और अगर मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूँ तो यहाँ पर जी इलेक्ट्रिकली जनरेटेड कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मेन काम क्या है जी, टू कंट्रोल द इंजन। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो हमारे पास अल्टरनेटर है, बैटरी है, इसके बाद रजिस्टर है, कैपेसिटर, लाइटिंग सिस्टम, हॉर्न सिस्टम एंड एट्सेट्रा। तो इस चीज़ को जी आपने एक दफ़ा देख लेना है। ऑटोमोटिव का अगेन मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ जी। अगेन इलेक्ट्रिकली जनरेटेड कंपोनेंट्स हैं किस चीज़ के, ऑटोमोबाइल्स के। हमारा काम क्या है, कंट्रोल इंजन करना है जी। उनके लिए हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं। तो अगर आप इसको राइट अप करना चाहें तो राइट अप भी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट इसमें हम मज़ीद डिस्कस करने जाते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है जी, सिंपल सी चीज़ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो फिज़िक्स की एक ब्रांच है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। पहली चीज़ क्या है जी, कि हम यहाँ पर ब्रांच है फिज़िक्स की। सेकंड चीज़ हम किस चीज़ को स्टडी को कर रहे हैं जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे हम उस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर और इफेक्ट नोट करेंगे तीन चीज़ों के अंदर। पहली चीज़ है जी वैक्यूम, दूसरी चीज़ है गैसेस, और तीसरा है सेमीकंडक्टर मटेरियल। और इस सारी स्टोरी को हम कहेंगे जी ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। और अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ जी तो हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले जी ये ब्रांच है फिज़िक्स की। ठीक है। और हम स्टडी किस चीज़ की कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इसके बाद उस इलेक्ट्रॉन का हमने बिहेवियर एंड इफेक्ट्स नोट करने हैं जी, तीन चीज़ों में, वैक्यूम, गैस एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो यहाँ से कुल मिला के ये सारी डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी की। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, यहाँ पर हम लोग इसको पूरा स्टडी करेंगे जी। पहली चीज़ क्या है कि ये सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इट इज़ नॉट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन देमसेल्व्स। ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ जी तो ये किस चीज़ की स्टडी है, फ्लो, ये मतलब पहली जो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सिर्फ। ठीक है। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से वो चीज़ बन रही है। देन हम बात करते हैं जी, अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में से फ्लो करेगी तो हम उसको कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उसको हम कह देंगे जी इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इसका हम यूनिट को देखना चाहें, और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कंडक्टर में से पास करेगी, इंसुलेटर में से पास नहीं करेगी। ठीक है। लास्ट में हम इसकी बात करते हैं जिसकी क्वालिटी को हम लोग कहते हैं कि जिसको क्वालिटी को हम मेजर करते हैं कूलम्स में, तो उसको सी से डिनोट किया जाता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। अगर मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ तो मज़ीद इसमें हमारे पास क्या चीज़ आने वाली है जी। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो तब हम कंडक्टर की बात कर रहे थे। तो जब हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है तो यहाँ पर ये किसी चीज़ के रब करने की वजह से है, चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पर हम बात किसी से, जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वो क्या चीज़ है जी, चार्ज एट रेस्ट। बहुत सिंपल फॉर्म है जी किस चीज़ की, इलेक्ट्रिसिटी की। और ये बनती कैसी है, किसी भी सर्टन मटेरियल को रब किया जाए। ठीक है। जैसे उसको रब करेंगे, लाइक उसमें कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, वूल हो सकता है, सिल्क हो सकती है। तो इन चीज़ों को रब करने से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अगर आप देखें सर्दियों में जैसे ही हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो उस दौरान भी आपको मतलब ये नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास स्टैटिक चार्ज आ जाता है या टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर। तो ये चीज़ें हम इनको बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। देन बहुत सिंपल चीज़ है जी, करंट के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये 10th क्लास में भी हम लोग इसको रीड आउट कर चुके होते हैं। इसमें अगर मैं डायरेक्ट आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी का तस्करा करूँ, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट कह सकते हैं। यहाँ पर जो प्रॉपर डेफिनेशन है जी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी चीज़ क्या है जी, किस क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या चीज़ है, सर्टन क्रॉस सेक्शन एरिया। जब भी हम बात करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट।
उसके लिए फार्मूला क्या होता है जी, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू हमारे पास यहाँ पे है चार्ज, और टी हमारे पास है टाइम, और आई हमारे पास है करंट। ठीक हो गया। और इसके बाद अगर मैं इसका एसआई यूनिट की बात करूँ तो एसआई यूनिट इसका है जी एम्पेयर, और बाकी यहाँ पर मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर ये उसके छोटे यूनिट्स हो जाएंगे। तो इसको डिनोट हम ए से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये सारी डेफिनेशन हो जाएगी करंट के लिए। तो अगर मैं मज़ीद बात करना चाहूँ जी करंट से रिलेट, आगे मज़ीद करंट की जो टाइप्स आ रही हैं, तो ये भी बहुत सिंपल है। अगर देखा जाए आप फार्मूला के ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, तो जो फार्मूला है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, सेम यहाँ पर भी एक फार्मूला लिखा हुआ है और एक हमारे पास फार्मूला यहाँ पर भी है, सेम फार्मूला, लेकिन हमारे पास एक दफ़ा प्लस का साइन शो हो रहा है, दूसरी तरफ माइनस का साइन शो हो रहा है। जब हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ जी पॉजिटिव हाई पोटेंशियल टू नेगेटिव लो पोटेंशियल। और उस दौरान क्या होता है जी, यहाँ पर मजीद एक स्टेटमेंट अगर हमारे पास आ जाए, यहाँ से इसको मजीद देखते हैं जी, एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लें। जब हम आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी की बात करते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, वहाँ पे प्लस का साइन है। जब हम चार बात करते हैं जी पॉजिटिव हाई पोटेंशियल टू नेगेटिव लो पोटेंशियल, और इस दौरान क्या हो जाए कि अगर करंट प्रोड्यूस हो जाए, इस दौरान क्या हो जाए, करंट प्रोड्यूस हो जाए, तो हम उसको कहेंगे जी ये कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, इसी को उल्टा कर दें, या अगर मैं बात करता हूँ जी दूसरी तरफ इसकी, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, उल्टा करने से मुराद क्या है जी, यहाँ पर दूसरी जो डेफिनेशन आ रही है उसको ज़रा चेक करते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने कन्वेंशनल करंट की किया। तो अगेन आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी फार्मूला सेम है, लेकिन उधर ऊपर प्लस था और इधर नीचे माइनस है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास शो हो रही है उसको हम देखेंगे एक दफ़ा जी, नेगेटिव लो पोटेंशियल कहाँ जा रही है जी, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल की तरफ, और दोबारा से करंट फ्लो हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। सेम यहाँ पर जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऊपर वाली डेफिनेशन और नीचे वाली डेफिनेशन में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को इंटरचेंज करना है, तो आपके पास कन्वेंशनल करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट आ जाएगा। और अगर इसको मज़ीद फर्दर समझना है इलेक्ट्रॉनिक करंट हम क्यों पढ़ रहे हैं और कन्वेंशनल करंट क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जी हम लोग थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाएंगे। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई, इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पहले हम लोग कन्वेंशनल करंट को ही कंसिडर करते कि जी हमें पता था पॉजिटिव ही मूव करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई तो हमें पता चला कि जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव नहीं करता, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर स्टे करता है। यहाँ पर पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन, उसके अंदर प्लस वाला चार्ज है जी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ, प्रोटॉन के अंदर प्लस वाला चार्ज है और ये सारे न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूट्रल न्यूट्रल पार्ट है, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन के साथ स्टे करता है। लेकिन जो ऑर्बिट में मूव करता है वो तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और यही आपकी इलेक्ट्रॉन थ्योरी का बायस बनी है जी। ये काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद पता चला कि जो कन्वेंशनल थ्योरी है, कन्वेंशनल थ्योरी रॉन्ग हो रही थी, उन्होंने उसको गलत नहीं किया, इसका नाम चेंज कर दिया। उसमें उन्होंने सिंपल सी बात की जी, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल टू नेगेटिव लो पोटेंशियल, और दूसरी वाली जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी वो उन्होंने चेंज कर दी। और इस मतलब बाकी जितनी भी चीज़ें हैं करंट से रिलेट कर लें, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी सेम है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी सेम है। जस्ट जब कन्वेंशनल करंट की बारी आएगी तो वहाँ पे हम प्लस लिखते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक करंट आता है तो हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, और बाकी अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ चेंज हो जाती है जी। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा अब आपको भी आइडिया हो रहा है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रल पार्ट न्यूट्रल होता है। अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको नज़र आ जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नजर आएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं है जी, सॉरी। और इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑर्बिट में मूव करता है, तो यही हमारे पास इलेक्ट्रॉन थोड़ी नेगेटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बाकी आप ऊपर ये जो डेफिनेशंस लिखी हैं एक दफ़ा इनको रीड आउट करेंगे तो आपके लिए मजीद ईजी हो जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक है जी, सबसे छोटा पार्टिकल है, 3 एलिमेंट्स उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं जी। एक को हम कह देते हैं, यहाँ से दोबारा से देख लीजिए, एटम हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, मैटर स्मॉल है जी, मेड ऑफ कितने कंसिस्ट के 3 हमारे पास ही कंसिस्ट करता है। पहले में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा, और तीसरे में न्यूट्रॉन। तो ये चीज़ें जब आप स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल पे आपके पास नो चार्ज। तो ये आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर अगर हम इसको मूव करें जी, मैं कोशिश करूँ कि वीडियो जितनी शॉर्ट से शॉर्ट बने, आपको देखने में इजी हो जाए और सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी डीसी करंट और एसी करंट को। ठीक है जी, सबसे पहले मैं कहता हूँ जी डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक हो गया। और अगर मैं एसी की बात करता हूँ तो एसी स्टैंड फॉर हमारे पास होता है जी अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट। एक कंपैरिजन ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम दूसरी बात करें इसी इसी के अंदर ही, तो ये हम ऑब्टेन करते हैं जी
अगर मैं इसकी दोबारा बात करूँ जी, तो यहाँ पर वेट, अब दोबारा से करते हैं जी। अच्छा, डीसी की जब हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट करंट था, वहाँ पे हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट था, ये हम लेते हैं जी बैटरी से, ठीक है। और दूसरे एंड पे अगर हम इस अल्टरनेटिंग करंट को देखें तो ये हमारे पास इसका जो सोर्स होता है वो है जनरेटर्स, ठीक हो गया। अगर एसी की मतलब जो डीसी करंट है उसकी बात करते हैं तो वो हम सेल और सोलर प्लेट से भी ले सकते हैं। और अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स एंड पावर स्टेशंस, तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं जी, फ्रीक्वेंसी इसके पास ज़ीरो होती है डीसी के अंदर, लेकिन जब हम एसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नॉर्मल हमारे पास जो वाटा की सप्लाई है वो 50 to 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है जी। और अगर इसको मज़ीद डिस्कस किया जाए, बाकी अब इसके साइन वेव को देख लें जी। अगर डीसी को हमने शो करना है तो डीसी डॉटेड लाइन होती है, और जबकि एसी को मेयर करना हो तो एसी के लिए हमारे पास साइन वेव होती है। तो और बाकी चीज़ अगर मैं इसमें मज़ीद डिस्कस करना चाहूँ तो हमारे पास जो डीसी होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, और जो एसी होगी वो हमारे पास बाई डायरेक्शनल। तो ऑलमोस्ट आपके पास 5 से 6 इसके कंपैरिजन आ जाएंगे। अगर आप इसको एज इट इज़ करते हैं तब आपकी मर्ज़ी है, अगर इसको कंपैरिजन में लेके जाएँ तब भी आपकी मर्ज़ी है जी, ठीक है। तो फर्दर मूव करते हैं जी ओम्स लॉ के ऊपर। अच्छा, ओम्स लॉ के लिए मैं आपको ना कुछ चीज़ें वेरीफाई करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको लिख सकूँ तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज। जब मैं दूसरी बात करता हूँ जी करंट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है जी, जब करंट बढ़ेगा तो आपके पास वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। और अगर मैं करंट के बढ़ने की बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। अगर फर्दर मैं इसको आगे करना चाहूँ तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगी उनके लिए मुझे दोबारा करना पड़ेगा जी। अब अगर मैं तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट बनती है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। और अगर इसी स्टेटमेंट को मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में लेके जाना हो तो उस चीज़ को देखते हैं जी। आई इक्वल्स टू वी ओवर आर। तो यहाँ पर जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मुझे के की वैल्यू लगानी पड़ेगी, लेकिन मैं कहता हूँ जी के मेरे पास इक्वल्स टू है 1 के। जब के 1 के इक्वल होगा तो हमारे पास जो बेसिक चीज़ आ जाएगी वो आई इक्वल्स टू वी ओवर आर की फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अगर इसी को आर को मैं दूसरी साइड पे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ और दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास v इक्वल्स टू आई इंटू आर बन जाएगा। तो लास्ट स्टेटमेंट जो आने वाली है वो है v इक्वल्स टू आई इंटू आर। इसके बाद यहाँ पर ये हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर देते हैं। आई इक्वल्स टू वी ओवर आर करंट के लिए होता है और आर इक्वल्स टू वी ओवर आई वोल्टेज के लिए हो जाएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें कि मैं किसी और चीज़ को मज़ीद डिफ़ाइन करना चाहूँ, जैसे मेरे पास है आई इक्वल्स टू वी ओवर आर। तो यहाँ पर वी हमारे पास वोल्टेज है। अगर मैं कहता हूँ ये 1 वोल्ट है, ठीक है, 1 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओहम इसकी रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 एम्पेयर के, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको डिस्कस करता हूँ तो पहली चीज़ मैं लेता हूँ जी 1 वोल्ट बैटरी हो, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाए तो वो इक्वल टू होगा 1 एम्पेयर के। तो यहाँ से हम एम्पेयर की डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हैं। और सेम अगर फर्स्ट करें मेरे पास है आर इक्वल्स टू वी ओवर आई। तो यहाँ से आर के लिए हमारे पास ओमेगा का साइन आ जाएगा, वोल्टेज के लिए वोल्ट्स आ जाएगा और करंट के लिए एम्पेयर। और अगर मैं ओहम को अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कहूँगा जी 1 वोल्ट बैटरी है और उसकी जो उसमें से जो गुजरने वाला करंट है वो 1 एम्पेयर हो जाए, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो 1 ओहम हो जाएगी। बेशक आप इसको थोड़ा सा राइट अप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वर्डिंग के साथ आप इसको। अगर मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इफ़ 1 वोल्ट बैटरी हैविंग पासिंग 1 एम्पेयर करंट, इट्स टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम। तो इसी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप इसको लेना चाहें तो बड़ा रिलैक्स वे में और इनके यूनिट्स को ड्राइव करते हुए आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे ख्याल से मैं ऊपर भूल गया हूँ, अगर मैं यहाँ पर करंट के लिए यहाँ पर भी अगर करना चाहूँ तो पहली चीज़ क्या है जी, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पर क्यू हमारे पास चार्ज है तो इसको मैं लिखूँगा 1 कूलम, और टाइम को लिखूँगा 1 सेकेंड, और करंट को लिखूँगा 1 एम्पेयर, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, 1 कूलम चार्ज हो और वो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 सेकेंड में से गुजरे तो वो इक्वल होगा 1 एम्पेयर के। अगेन हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जी कि इफ़ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। तो इसी तरीके से ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ अगर आप इनको राइट अप कर सकें तो आप राइट अप कर सकते हैं जी। तो बाकी स्टेटमेंट्स आपके पास लिखी हुई हैं। तो फर्दर मैं आगे मूव करता हूँ जी। ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं जी, हमारे पास एक सीरीज सर्किट है।
सीरीज सर्किट के अंदर सबसे पहले हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये सीरीज सर्किट है। आप देखेंगे जी, बैटरी के प्लस से आप शुरू करें या माइनस से शुरू करें। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट लेते हैं तो माइनस से शुरू करूँगा, और अगर आप कन्वेंशनल करंट लेते हैं तो प्लस से, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से करंट के लिए रास्ता बनाता हूँ तो हमारे पास पता चलता है जी करंट के गुजरने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, वन वे। अब जब ये वन वे है तो इसका मतलब है ये कौन सा सर्किट है जी, सीरीज। ये कौन सा सर्किट है, सर्किट। ठीक हो गया। अब सीरीज सर्किट के बाद मैं इसमें दो बातें लिखूंगा। सीरीज सर्किट में करंट कैसा होता है, करंट सेम, करंट सेम होता है जी। सीरीज सर्किट में करंट कैसा होता है जी, करंट सेम हो जाएगा। और दूसरी बात मैं लिखूंगा जी वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइड, वोल्टेज डिवाइड। तो अभी मेरे जो थोड़ा लिखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये सेलफोन पे रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, अब मज़ीद अब डिस्कशन करते हैं। मैंने इसमें बात की जी करंट के गुजरने के लिए एक रास्ता था, वन वे। इसके बाद करंट सेम था, वोल्टेज डिवाइड था। तो अब मुझे यहाँ पर जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले है जी मुझे आर टी फाइंड करना है। आर टी के बाद मुझे आई टोटल फाइंड करना है। आई टोटल के बाद नेक्स्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो वी वन, वी टू और वी थ्री को मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब बहुत सिंपल है जी, जब मैं आर टी करूँगा जी, आर टी इक्वल्स टू आर वन, आर टू और आर थ्री। यहाँ पर ये आर वन की वैल्यू, ये आर टू की, आर थ्री की। जस्ट इसको आप समअप करें 20, 30 और 50 तो आपके पास 100 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर मैं फर्दर इसको आगे मूव करवाऊँ जी, तो जब मैं करंट की बात करूँगा तो करंट के लिए फार्मूला आई इक्वल्स टू वी ओवर आर। तो यहाँ पर वी टोटल और आर टोटल लिखने के बाद आपने 125 जो सर्किट में लिखा हुआ और 100 ओम ये वाली वैल्यू रेजिस्टेंस आप डालेंगे तो आपके पास जो करंट आएगा वो 1.25 एम्पेयर आ जाएगा। दूसरी बात हम कर रहे हैं जी, जब करंट थ्रू सीरीज स्ट्रेस फाइंड करेंगे तो सीरीज में करंट सेम होता है। अगर आई टोटल इक्वल्स टू आई वन होगा, आई टू होगा, आई थ्री, और लास्ट में जो आ रहा है 1.25, सबका करंट सेम है जी। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि जी जो वैल्यू आएगी वही आपकी एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी। और नेक्स्ट अगर मजीद डिस्कशन करता हूँ तो वोल्टेज अक्रॉस आर वन कितने, वी वन इक्वल्स टू आई वन आर वन हो जाएगा। आई वन यहाँ पर वैल्यू चेक कर ले, आई वन की वैल्यू 1.25 है, हम आई वन की वैल्यू पुट कर देंगे और आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 वोल्ट आ जाएंगे। और अगर मैंने V2 के लिए करना है, V2 के लिए I2 चाहिए, I2 की वैल्यू भी सेम है, जो हमारे पास 1.25 है, 37.5 आ जाएगा। और लास्ट में जो वैल्यू I3 की सेम एज इट इज़ जी, I3 इक्वल्स टू 50 करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो 62.5 है। अच्छा, मज़ीद जो हम डिस्कशन करेंगे जी इसमें, जब हम वोल्टेज को टोटल करते हैं, वोल्टेज डिवाइड हुए थे, हम वी टोटल लिखेंगे, वी टोटल की कमांड के साथ वी वन, वी टू, वी थ्री, और ये सारी वैल्यूज़ को जी 125, 25, 27.5 और 62.5, जब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास 125 बन जाएगा जी। नेक्स्ट आपके पास जी जो असाइनमेंट है इसको वेरीफाई करें एक दफ़ा। सबसे पहले जी डिफाइन ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव की डेफिनेशन ऑलरेडी गिवन है जी, वो स्टेट ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। फिर इसके बाद एम्पियर की डेफिनेशन आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी से करवाई थी। फिर डिफरेंशिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। टाइप्स ऑफ करंट में आपने कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बताना है। और यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, वहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी थी मैंने वन बाय वन, डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, उस तरह की चीज़ें आपको शो की थी, वो आपने वहाँ से देख लेनी है जी। और लास्ट में अगर आते हैं तो जी हाउ टू कैलकुलेट पावर इन सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में जब आप पावर कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई। तो आपने वी टोटल की वैल्यू डाल दें और आई टोटल की वैल्यू डाल के आप टोटल पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इंडिविजुअल निकालनी हो आर वन के क्रॉस कितने हैं तो P वन लिखें, फिर इसके बाद वी वन और इसके बाद आई टोटल। तो टोटल में 1.25 है, वन की वैल्यू, फिर टू की वैल्यू, फिर थ्री की वैल्यू, जो आप मेंशन करेंगे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। बाकी जो मैंने लेसन प्लान के अंदर दिया था जी, अपने 3 रजिस्टर से हम लोगों ने किया, लेकिन घर के लिए मैंने दिया था जी 5 रजिस्टर वाला, और आप वो दोबारा से ट्राई करेंगे सेम वैल्यूज़ के साथ। आपने करना क्या, बहुत सिंपल चीज़ है जी। अगर आप थोड़ा सा सर्किट को ऊपर लेके जाएँ जहाँ पे सीरीज सर्किट बना हुआ है, सीरीज सर्किट पे जाएंगे तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टास्क करना है जी। वो बहुत सिंपल है कि जैसे R4 R3 था, इसके साथ एक और रजिस्टर बनाएं, इसके बाद एक और रजिस्टर बनाएं और सर्किट को यहाँ पे कंप्लीट कर दें। इस वैल्यू को 60 रख लें और नेक्स्ट वैल्यू को 70 रख लें, और अगेन जो आपको फार्मूला बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5 आ जाएगा। यहाँ वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, सेम आपकी करंट की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी सेम। और यही सारे प्रोसेस जितने भी स्टेप्स लिखे अगर आप दोबारा करेंगे तो आप इस लेसन प्लान को बड़े ईजी तरीके से याद कर सकते हैं जी। और बाकी आपके पास ये सारा डाटा गिवन है, और आज के डेट में ये हमारा जो लेसन प्लान वन है जी, ठीक है, आज कंप्लीट है। अगर कोई स्टूडेंट बाकी है तो वो इस चीज़ को दोबारा से चेक कर सकता है। पूरी डिटेल में मैंने एक लेक्चर दे दिया, अब
कोशिश करें जी, आपकी बारी है। आप इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद अगर कोई रहती है तो वो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।